Assalamualaikum dear aspirants, how are you doing all? This is Engineer Taimur Ali from World Class CSS Institute. आज का हमारा टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। CSS ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है और इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग, और फिर जब CSS ऐसे के पेपर में आप बैठेंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं एग्जामिनर की तरफ से कि आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनानी है, एक ऐसे लिखना है दैट contains around 2500 to 3000 words on any of the given topics. So there are about 10 topics in CSS essay paper, and you need to select one and you need to make an outline and you need to write comprehensive essay. Next, what he's saying, make sure you use different forms of discourses. For example, exposition that I just explained below, if you can see that, it said a comprehensive description and explanation of an idea or theory. तो CSS ऐसे जो होता है वो आपके अपने थॉट्स होते हैं, आपके अपने आइडियाज़ होते हैं, आपके अपने वैलिड पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है और उसको प्रूव भी करना होता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप लोगों के लिखे हुए एसेस को पढ़ेंगे तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अपने माइंड को मल्टी डायमेंशनल बनाना है और उसके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स गैदर करने हैं। इफ़ यू डू हैव 20 पॉइंट्स while writing, you can easily cover up the examiner's requirements, that is about 2500 to 3000 words. उसके बाद हम देखते हैं कि इन केस आर्गुमेंटेशन ऐसे अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने उसके आर्गुमेंट्स देने, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो जस्ट डिस्क्रिप्शन है और उसके पॉइंट्स देने हैं, और नरेशन है तो नैरेटिव ऐसे उसके अलग से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आज हम एक CSS 2024 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो उसने इस दफ़ा पूछा और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने उसके ऊपर इसको लिखा है। मजीद वो कहता है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ऐसे 3 चीज़ों का मजमुआ है। सबसे पहले तो आपकी स्ट्रक्चर होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कि आपका ऐसे का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद रेलेवेंसी होनी चाहिए, रेलेवेंट मटेरियल होना चाहिए, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, पैराग्राफ्स, पॉइंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, और लास्ट में क्लैरिटी, कि आप जो पॉइंट्स दे रहे हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो एक हम ऐसे आज देखते हैं, पाथ फेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। अगर हम इस ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो एक कॉमन पर्सन जो CSS की प्रिपरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, या जिसने स्टार्ट लिया है, तो उसके जहन में कुछ पॉइंट्स आएंगे जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल। लेकिन एक CSS एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है कि वो इसमें मज़ीद सोचे, मज़ीद उसमें से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करे। और जब आप सब्जेक्ट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपके पास मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एक बात आपने और याद रखनी है कि जितने भी पेपर्स हैं CSS में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री के पेपर को छोड़ के, जैसे US हिस्ट्री होगी, यूरोपियन हिस्ट्री होगी, इनको छोड़ के बाकी तमाम पेपर्स में वो पाकिस्तान को ज़रूर हिट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पाकिस्तान के हवाले से पूछने की कोशिश करता है, या उसमें कंपैरिजन पूछता है वेस्ट और पाकिस्तान का। तो अगर हम देखें कि इसमें हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और मज़ीद आपने ये करना है कि मज़ीद जब मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा तो आपने सोच के कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे मज़ीद पॉइंट्स बताने हैं, ताकि मैं देख सकूं कि वाकई आप लोगों ने इस पे काम किया है। सबसे पहले तो हो गया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इश्यूज हैं, इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में,
مزید ہم کیا اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں ہم ایجوکیشنل امپرومنٹ کی بات کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت ہی کم بجٹ ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں ریسرچ سینٹر کی کمی ہے. ٹیکنالوجیکل گروتھ میں ہم بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو امپروو کر کے ہم ایک پراسپرس نیشن بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے گڈ گورننس اور نو کرپشن کا. جہاں پہ بھی گڈ گورننس ہوتی ہے وہاں پہ کرپشن نگلیجیبل ہوتی ہے. تو آپ اس پوائنٹ کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی کے ساتھ اگر پوائنٹ کو دیکھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ میرٹ بیس سلیکشن ان آل پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ لیول. تو اگر میرٹ بیس سلیکشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارا ملک پراسپرس ہوگا، ہمارا ملک ترقی کرے گا. اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں کہ یہ میں نے بہت سی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ آپ اسلام کو کوٹ نہ کریں، آپ کے نمبر کٹ جائیں گے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ریالٹی از کہ ان پاکستان کانسٹیٹیوشن it is written Islam is the religion of the state and more than 90% population of Pakistan is Muslim. So you do have quote the Islam in your paper if it's related. اس کے علاوہ آپ یہ پوائنٹ دے سکتے ہیں کہ پاور شیئرنگ ہونی چاہیے. فیڈریشن سسٹم ہے ہمارا، آپ کو اس کو پتہ ہونا چاہیے. جب آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کو فیڈریشن سسٹم کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر چیک اینڈ بیلنس ہے کہ لیجسلیٹو کا ایگزیکٹو پہ، ایگزیکٹو کا لیجسلیٹو پہ، لیجسلیٹو کا جوڈیشری پہ، جوڈیشری کا لیجسلیشن پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. کیونکہ لیجسلیچر آپ کا آئین بناتا ہے، امپلیمنٹیشن کرنا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے جس میں آپ کا پرائم منسٹر آتا ہے اور اس کی کیبنٹ آتی ہے، اور لاسٹ میں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا جوڈیشری کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 2010 میں 18th امینڈمنٹ آئی تھی، آپ اس کو بھی ضرور کوٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن کریں تو یہ بھی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اس کے بعد مزید اگر ہم براڈ سوچنا شروع کریں انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ڈپلومیٹک ریلیشن بٹوین یو ایس اے اینڈ چائنا از ویری امپورٹنٹ، اور پاکستان کو ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک برج کا رول ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان دونوں کے درمیان ایک سینڈوچ بن کے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو فارن پالیسی بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے انٹرنیشنل لیول پہ، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ از دا ٹاپ پریورٹی. اس کے علاوہ ہماری فارن پالیسی میں یہ چیز ہے کہ بردرہڈ ریلیشنز ود مسلم کنٹریز اینڈ فرینڈلی ریلیشنز ود نیبرس. مزید اگر ہم اس کے اوپر پوائنٹس دینا چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشری ریفارمز کی بھی بہت ضرورت ہے. بہت سارے کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں جن کو سالو کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور اس میں آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں کہ ریلیشن امپروومنٹ بٹوین لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوٹ جس میں پولیس آ جاتی ہے اینڈ پروسیکیوٹر. اگر یہ ایک اچھا ریلیشن ہوگا، دونوں مل کے اچھے طریقے سے کام کریں گے تو امیڈیٹ جسٹس کی توقع کی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کرائم کنٹرول اینڈ میتھڈولوجی، جو لوگ کرمنالوجی پڑھتے ہیں وہ اس میں پڑھیں گے کہ کرائم کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے کون کون سے میتھڈ ہوتے ہیں. تو اب وہاں سے بھی وہاں سے آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے انٹرنل اسٹیبلٹی کی اینڈ کولیبریشن آن وار اگینسٹ ٹیرورزم. یہ صرف ریاست کی یا اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انٹرنل اسٹیبلٹی کے لیے کردار ادا کرے، بلکہ ہر شہری کا یہ فرض ہے. So there must be a collaboration between the societies, between the individuals, between an individual and the state as well.
और उसकी भी आप कोई भी मिसाल कोट कर सकते हैं। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अगर कोई क्राइम हो जाता है, अगर किसी को कोई शक होता है, तो फौरन वो पुलिस में रिपोर्ट करता है, जबकि हम लोग ऐसा नहीं करते। उसके बाद अगर बात करें तो जेंडर इक्विटी, जो लोग जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का अच्छे तरीके से पता है कि जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी में क्या फ़र्क होता है। और इसके साथ आप ये भी पॉइंट दे सकते हैं कि कंट्रोल ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद आप अगर आगे चलें तो देर आर टू थिंग्स that are totally different from each other. One is conservatism and second is liberalism. So there must be a balanced approach between conservatism and liberalism. इस्लाम भी हमें इस चीज़ की तरगीब दिलाता है। तो बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, एक्सट्रीम रवैया नहीं होना चाहिए हम लोगों का। इवन दो हमारे गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं जो पॉलिसीज बना रहे हैं, या हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में, इवन दो सोसाइटीज़ में भी अगर लोग रह रहे हैं, तो उनकी एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो 18th अमेंडमेंट से रिलेटेड ये आप पॉइंट दे सकते हैं, जहाँ पे हमने 18th अमेंडमेंट को डिस्कस किया कि देर मस्ट बी अ यूनिटी बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। ये भी एक वैलिड पॉइंट है, यूनिटी होनी चाहिए। 18th अमेंडमेंट के बाद हम अभी तक देखते हैं कि देर इज़ अ ब्लेम गेम। सेंटर कहता है कि प्रोविंस कुछ नहीं करता, प्रोविंस कहते हैं कि सेंटर कुछ नहीं करता, उसने इतना अरसा बिगाड़ के अब हमें इख्तियारात दिए हैं और वो भी पूरे नहीं दिए। इवन तो इसकी भी एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो प्रोविंसेस के कंट्रोल में होने चाहिए लेकिन अभी भी सेंटर के कंट्रोल में है। तो आप इस पे मज़ीद ये पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद आप इकोनॉमिक प्रोग्राम्स की बात कर सकते हैं, एम्पावर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और उसके अलावा सब्सिडाइज फार्मर्स। ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हमारे मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हमें शुरू करने चाहिए, जहाँ पे फॉरेनर्स हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर सकें और हमें भी उससे रेवेन्यू जनरेट हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें जॉब्स मिल सकती हैं और हम एक प्रॉस्परस नेशन बन सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ सेक्टर, हम देखते हैं कि मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ टू हाई इन पाकिस्तान। तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें हेल्थ सेक्टर को बहुत बेहतर बनाना चाहिए, उसके बजट को इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके बाद आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में अराउंड 48% पॉपुलेशन वुमेन बेस्ड है। तो अगर वो अपने मर्दों के शाना बशाना उनके साथ काम करेंगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो जॉब्स रोज़गार बढ़ेंगे। जब वो बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क प्रॉस्परस बन सकता है। उसके बाद अगर देखें तो आप एक और डायमेंशन से इसको प्रूव कर सकते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर सेल्स, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर। तो ये भी आपका एक पॉइंट इसमें वैलिड है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि जो इनिशियल कास्ट है वो तो इसमें ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर हम उसमें अच्छे से कामयाब हो जाते हैं तो वो इनिशियल कास्ट हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो इस तरह आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने अपनी तैयारी करनी है। तो मज़ीद मैं आपको ये कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर आपको तमाम आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी कि आप किसी के मेंटोर के पास जाएं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने ऐसे लिख के उसको खुद भी कैसे चेक कर सकते हैं इन केस यू यू कांट अफोर्ड
any institute, you can't afford any tutor, تو آپ خود سے اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو انٹروڈکشن پہ بھی بنائیں گے اور پیراگرافس پہ بنائیں گے, پھر کنیکٹرز پہ بنائیں گے, آپ نے اپنا ایسے کیسے لکھنا ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.